ट्रेन में हत्या का रहस्य। उस दिन 2 अब पंजाब मेल जब इटारसी स्टेशन से छूटी तो रात के 10 बजे थे। छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ते हुए रात के सन्नाटे में ट्रेन तेज रफ्तार से भागी चली जा रही थी। अचानक तेज सीटी की आवाज और झटके के साथ गाड़ी किसी सुनसान स्थान पर खड़ी हो गई। धक्का लगने से यात्री हड़बड़ा कर उठ बैठे। गाड़ी रुकते ही रेलवे पुलिस का सिपाही, गार्ड और टीटी सभी नीचे उतर आए। दूर से एक डिब्बे का दरवाजा खुला देखकर सब लोग शीघ्रता से आगे बढ़े। दूसरे दर्जे के उस खुले डिब्बे के सामने खून से लथपथ कोई व्यक्ति कंकड़ों पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। उस बेहोश व्यक्ति की गर्दन और छाती पर कई गहरे घाव थे जिनसे खून बह रहा था। ये भयानक दृश्य देखकर गार्ड और सिपाही डिब्बे के अंदर घुसे। डिब्बे में एक और अस्त व्यस्त बिस्तरा पड़ा था और दूसरी ओर फर्श पर खून से रंगी हुई एक कतार। सामने खूंटी पर पुलिस की वर्दी टंगी थी। इसी डिब्बे से खतरे की जंजीर खींची गई थी। डिब्बे से जुड़ा दूसरे दर्जे का एक और डिब्बा भी था। रेलवे पुलिस का सिपाही बहादुर सिंह गैलरी पार कर शीघ्रता से आगे बढ़ा। उस डिब्बे में झांकते ही वहां का दृश्य देखकर बहादुर सिंह के रोंगटे खड़े हो गए और वह चीख उठा, अरे गार्ड साहब, यहां भी खून। बहादुर सिंह की तेज आवाज सुनकर गार्ड और टीटी भी बगल वाले डिब्बे की ओर लपके। डिब्बे में फर्श पर किसी नौजवान का रक्तरंजित शव पड़ा था, जिसके शरीर पर अनेक घाव थे। नौजवान का बिस्तर और कपड़े खून से तर थे। इस बीच डिब्बे के चारों ओर यात्रियों की भीड़ लग गई। अपराधी के संबंध में लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। अधिकांश लोगों का विचार था कि डिब्बे के बाहर घायल अवस्था में बेहोश पड़ा व्यक्ति ही अपराधी है। हत्या करने के बाद वह भाग रहा होगा, किंतु बेहोश होकर डिब्बे के बाहर गिर पड़ा। सिपाही ने अन्य यात्रियों की सहायता से बेहोश पड़े व्यक्ति को उठाकर अंदर लिटाया। उसकी तलाशी लेने पर अन्य कागज पत्रों के अलावा एक परिचय पत्र प्राप्त हुआ। परिचय पत्र को फोटो से मिलान करने पर मालूम हुआ कि घायल व्यक्ति का नाम मनमोहन है और वह रेलवे पुलिस इटारसी में सूबेदार है। डिब्बे में टंगी पुलिस की वर्दी उसी की थी। गार्ड और सिपाही इसी सोच विचार में थे कि घायल सूबेदार की प्राण रक्षा किस प्रकार की जाए। इतने में रेलवे लाइन के किनारे वाले खेतों से पकड़ो पकड़ो का शोर सुनाई दिया। आवाज सुनते ही सिपाही बहादुर सिंह खेतों की ओर भागा। उसके साथ कुछ अन्य यात्री भी दौड़ पड़े। निकट पहुंचने पर बहादुर सिंह ने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़े हैं और वह छुड़ाकर भागने के लिए भरसक प्रयत्नशील है। बहादुर सिंह ने तेज आवाज में पूछा, कौन है ये गाड़ी से उतरकर भागा है और इसके कपड़े खून से रंगे हैं। गांव के एक वृद्ध ने उत्तर दिया। उस अजनबी व्यक्ति को आवश्यक पूछताछ के लिए तुरंत पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उस व्यक्ति के पास से नोटों की एक गड्डी और इटारसी से खंडवा तक का टिकट बरामद हुआ। अगले स्टेशन से खंडवा के स्टेशन मास्टर को तार द्वारा इस भयानक हत्याकांड की सूचना भेज दी गई। लगभग 2 घंटे बाद आधी रात को ट्रेन जब खंडवा स्टेशन पर पहुंची तो जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन तथा अन्य अधिकारीगण प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। जिस डिब्बे में हत्या हुई थी उसे आवश्यक जांच पड़ताल के लिए ट्रेन से काटकर अलग खड़ा कर दिया गया। रेलवे पुलिस के सूबेदार मनमोहन की चिंताजनक हालत को देखकर उसे ऑपरेशन के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डिब्बे से जिस व्यक्ति का शव बरामद हुआ था उसके सामान की तलाशी लेने पर पुलिस को कई ऐसे कागज पत्र प्राप्त हुए जिन पर मृत व्यक्ति का नाम और पता लिखा था। इन पत्रों के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम यशवंत नाबर था और वह बंबई की एक चमड़ा मिल में मैनेजर था। पुलिस के लिए यह निर्णय करना बड़ा कठिन था कि वास्तविक हत्यारा कौन है। नाबर की हत्या सूबेदार मनमोहन ने की या उस अजनबी व्यक्ति ने जिसे रेल से भागते हुए पकड़ा गया था। सूबेदार मनमोहन की हालत अत्यंत चिंताजनक थी और बेहोशी में उससे कोई पूछताछ भी संभव न थी। इस रहस्यपूर्ण गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारी ने उस अजनबी व्यक्ति से पूछताछ शुरू की जिसे भागते हुए पकड़ा गया था। पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब सिंह। कहाँ रहते हो? होशंगाबाद जिले के बेदी गांव में। तुम्हारे कपड़ों पर खून के ये दाग और दोनों हाथों पर घाव कैसे लगे? ये प्रश्न सुनकर गुलाब सिंह कुछ देर तो चुप खड़ा रहा और फिर झिझकते हुए बोला, हत्या बचाने के प्रयत्न में स्वयं घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा, एक निर्दोष व्यक्ति को बचाने में स्वयं अपने को खतरे में डालकर तुमने वास्तव में सराहनीय कार्य किया है। फिर भी जब तक हत्या के बारे में सभी बातें मालूम नहीं हो जाती तब तक न जांच पूरी हो पाएगी और न तुम्हें छोड़ा ही जा सकता है। पुलिस अधिकारी की इस बातचीत का अनुकूल प्रभाव पड़ते देर न लगी और गुलाब सिंह अपने को निर्दोष बताते हुए बोला, मैं इस डिब्बे में इटारसी से सवार हुआ। डिब्बे में 2 ही यात्री और थे। अभी मैं लेटा ही था कि मुझे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने उठकर देखा कि एक यात्री दूसरे की छाती पर सवार है और कटार से उसे मार रहा है। मैंने बचाने का प्रयत्न किया और इसी में मेरे हाथ घायल हो गए।
कुछ ही देर में उस यात्री का चिल्लाना बंद हो गया और उसका मृत शरीर लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। मैंने खतरे की जंजीर खींची और ट्रेन रुकते ही डरकर भाग खड़ा हुआ। गुलाब सिंह के बयान को सच मान लेने पर भी यह समझ में न आता था कि सूबेदार मनमोहन को इतने घाव कैसे लगे और बेहोशी की हालत में वह डिब्बे के बाहर कैसे पहुंच गया। इन बातों पर सूबेदार मनमोहन ही कुछ प्रकाश डाल सकते थे, किंतु 3 दिन बीत जाने पर भी उन्हें होश न आया था। चौथे दिन सूबेदार ने आंखें खोली, किंतु न तो वह किसी को पहचान सकते थे और न उन्हें पिछली किसी बात की याद ही थी। जिस डिब्बे में यह हत्या हुई थी उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर पुलिस को हाथ और पैरों के कुछ निशान दिखाई दिए। इनमें से एक निशान गुलाब सिंह की बाईं हथेली से मेल खाता था। इससे गुलाब सिंह का उस डिब्बे में होना और मारपीट में भाग लेना, चाहे वह नाबा को बचाने के उद्देश्य से ही रहा हो, साबित होता था। डिब्बे में प्राप्त कटार की वैज्ञानिक जांच की गई और उस पर भी गुलाब सिंह के अंगुलियों के निशान पाए गए। गुलाब सिंह के बारे में वेदी गांव में पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि वह अधिकतर कर्ज में डूबा रहता है। उसके एक पड़ोसी मुंशी से बातचीत करने पर यह मालूम हुआ कि उसने कुछ दिन पूर्व गुलाब सिंह को एक कटार तेज करते हुए देखा था। डिब्बे में प्राप्त कटार को देखते ही मुंशी ने कहा, ये तो गुलाब सिंह की कटार है और इसी को वह तेज कर रहा था। अस्पताल में सूबेदार मनमोहन को हालत में निरंतर सुधार होता गया। पूरे 2 महीने बाद सिविल सर्जन ने उसकी डॉक्टरी जांच करने के बाद यह प्रमाणित कर दिया कि अब वह खतरे से बाहर है और उसकी याददाश्त भी ठोक हो गई है। पुलिस अधिकारी के अस्पताल पहुंचने पर सूबेदार ने मुस्कराकर उसका स्वागत किया। हत्या के संबंध में पूछने पर वह बोला, मुझे तो अब दूसरी जिंदगी मिली है। डिब्बे में जो कुछ हुआ उसकी याद करते ही आज भी मेरा दिल दहल उठता है। ये तो ठीक है, पर जब तक अपराध के बारे में सभी बातें नहीं मालूम हो जाती तब तक अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है। पुलिस अधिकारी ने उसे समझाते हुए कहा, उस डिब्बे में आपके अलावा अन्य कोई यात्री न था और इस कारण आप ही से पूरी जानकारी मिल सकती है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सूबेदार मनमोहन ने कहा, उस डिब्बे में 2 ही यात्री थे। इटारसी में ट्रेन छूटने के समय एक व्यक्ति डिब्बे में चढ़ आया। ट्रेन छूटने के कुछ देर बाद चीख पुकार सुनकर मैं उठ बैठा। मैंने देखा कि जो व्यक्ति इटारसी में सवार हुआ था वह डिब्बे में सोए हुए यात्री पर कटार से घातक प्रहार कर रहा है। मैंने झपट कर अपराधी को पकड़ने का प्रयत्न किया। उसने पहले वाले यात्री को छोड़कर मुझ पर कटार से हमला करना शुरू कर दिया। अन्य कोई उपाय न देखकर मैंने जंजीर खींच दी। ट्रेन के रुकते ही वो व्यक्ति नीचे उतरकर भागने लगा और उसी को पकड़ने में मैं भी डिब्बे से नीचे कूद पड़ा। इसी प्रयास में मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सूबेदार मनमोहन के बयान के बाद इस हत्या का पूरा रहस्य खुल गया था। ये भी प्रमाणित हो गया था कि गुलाब सिंह के पास से बरामद नोटों की गड्डी नाबा के सूटकेस से निकाली गई थी। अपराधी गुलाब सिंह के विरुद्ध न्यायालय में हत्या के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। सूबेदार मनमोहन के बयान तथा अन्य वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर पुलिस को उसका अपराध सिद्ध करने में सफलता मिली। अपराधी गुलाब सिंह को हत्या के अभियोग में उच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्रदान की गई। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।